वंदे मातरम विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों, जैसा कि आपको होता है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से जो प्रश्न बैंक जारी किए गए उसमें राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के प्रश्न बैंक से संबंधित जो चैप्टर्स है उनमें पहली पाठ्य पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति से संबंधित जितने भी चैप्टर्स है उनकी वीडियो मैं बना चुका हूँ। दूसरी जो पाठ्य पुस्तक है समकालीन देशों राजनीति, उसका जो अध्याय है दो ध्रुवीयता का अंत, इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। आज बात करेंगे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यानी अगला जो अध्याय है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। उससे पूर्व दो ध्रुवीयता का अंत से संबंधित जितने भी प्रश्न वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ है, लघुत्तरात्मक या निबंधात्मक प्रश्न मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखें। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, जिसमें प्रत्येक चैप्टर के जो क्विक रिवीजन के वीडियो भी पहले अपलोड किए जा चुके हैं। उस प्रत्येक चैप्टर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बन रहे हैं उनके भी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। आज इस क्रम में बात करेंगे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इससे संबंधित पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न डिस्कस करेंगे, उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति, फिर लघुत्तरात्मक और जो निबंधात्मक प्रश्न जो भी चैप्टर से संबंधित है उनका बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है, आसियान संगठन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आसियान का जो संबंध है वो है दक्षिण पूर्वी एशिया। तो अगला है, मॉन्स्ट्रिस संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? तो मॉन्स्ट्रिस संधि है उस पर हस्ताक्षर फरवरी 1992 में हुए, 92 में। अगला हमारा प्रश्न है, यूरोपीय झंडे में के यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों की संख्या कितनी है? यानी यूरोपीय यूनियन ईयू का झंडा है, उसमें कितने स्टार्स है? तो उसमें 12 स्टार्स है। अगला है, यूरोपीय संघ का कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो यूरोपीय संघ का जो सदस्य है वो है फ्रांस, जो यूएनओ का स्थायी सदस्य है। 5 जो स्थायी सदस्य उसमें फ्रांस भी शामिल है। अगला है, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई? आसियान क्षेत्रीय मंच, आसियान की स्थापना अलग है, क्षेत्रीय मंच अलग है, इसको आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो आसियान क्षेत्रीय मंच की बात करें तो 1994 में, 94 में। अगला है, यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ? तो जून 79 में यूरोपीय संसद के लिए चुनाव हुआ। अगला है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई? तो 1948 में की गई। अगला है, चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ? तो इसका ऑप्शन है 2001 में चीन है वो विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अंतरिक्ष विज्ञान और सूचना टेक्नोलॉजी या संचार प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ है वो दूसरे नंबर पे है। अगला प्रश्न, 2013 में निम्न में से कौन सा यूरोपीय संघ का 18वां सदस्य बना? तो 2013 में यूरोपीय यूनियन का जो सदस्य बना था वो था क्रोएशिया। अगला प्रश्न, ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखने का फैसला किस प्रधानमंत्री ने किया? तो ब्रेक्जिट जो आंदोलन चला था उसके नेतृत्व में वो थी मार्गरेट थैचर। अगला है, आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई? अब आसियान क्षेत्रीय मंच अलग था, आसियान की स्थापना पूछी है तो आसियान की स्थापना 1967 में हुई, 67 में। अगला है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है? उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जो सीमा रेखा है वो है 38वीं समांतर रेखा, 38 पैरेलल जो लाइन है समांतर रेखा है वो है। अगला प्रश्न, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। अगला प्रश्न, भारत ने लॉजिस्टिक नीति कब अपनाई? तो 1991 में एलपीजी उदारीकरण निजीकरण वगैरह अपनाए तो उसी दौरान लॉजिस्टिक नीति अपनाई। अगला है, साम्यवादी चीन में खेती का निजीकरण कब किया गया? तो साम्यवादी चीन में खेती का निजीकरण 1982 में किया गया। अगला है, एशिया का एकमात्र देश जो G7 का भी सदस्य है, G7 का सदस्य और एशिया का देश है वो है जापान। अगला प्रश्न, औद्योगिक जो ब्रांड हुंडई है वो किस देश से संबंधित है? जापान, चीन, भारत या कोरिया? तो हुंडई है वो दक्षिण कोरिया से संबंधित है। अगला प्रश्न, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा कब किया? तो 1988 में, 88 में राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया था। ये कुछ इसके आंसर भी मैंने यहाँ दे दिए। अब है बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो मॉन्स्ट्रिस संधि है वो किस संगठन का आधार है? तो मॉन्स्ट्रिस संधि है वो यूरोपीय संघ का आधार है, यानी इसी संधि के बाद में यूरोपीय संघ का संगठन का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, अमेरिका ने खाली जगह की स्थापना करके एक सामूहिक सुरक्षा कवच को जन्म दिया। तो अमेरिका ने, सुरक्षा की बात है तो नाटो की स्थापना की थी, तो यहाँ आपको नाटो लिखना है। अगला प्रश्न, इराक पर अमेरिकी हमले के विरोध करने वाले यूरोपीय संघ के 2 देश कौन से थे? तो जब इराक पे अमेरिका ने हमला किया था उसका विरोध करने वाले 2 देश जर्मनी और फ्रांस थे, जो यूरोपीय यूनियन के सदस्य थे। अगला प्रश्न, 1967 में 5 देशों ने खाली जगह पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। तो 1967 में जो 5 देशों ने यात्रा जो हस्ताक्षर किए थे उसको कहा जाता है बैंकॉक घोषणा। तो बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी। अगला है 1978 में यानी 78 में
तत्कालीन नेता ने चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा की थी। तो वो नेता थे, चीन के नेता थे देंग शियोपेंग। तो देंग शियोपेंग है, उन्होंने 1978 में खुले द्वार की नीति की घोषणा की थी चीन में। अगला प्रश्न, आबादी में जापान का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आबादी में जापान का 11वां स्थान है। और अगला प्रश्न, जापान यूएनओ के बजट में कितने % अनुदान देता है? तो आपको पता है, आपके पाठ्यपुस्तक में भी बजट का परसेंटेज दिया हुआ है, सबसे ज्यादा अमेरिका देता है और जापान है वो 10% बजट में योगदान देता है, अपना अनुदान देता है। तो ये कुछ हो गए, इसके मैंने आपको यहाँ उत्तर भी दे दिए। शेंग शाओपेंग है, देंग शाओपेंग है, 11वां है, 10वां, इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अगला प्रश्न, द्वितीय प्रश्न, विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका ने किस संस्था के माध्यम से सामूहिक व्यवस्था को जन्म दिया? तो अमेरिका ने जो संस्था बनाई थी वो थी उत्तरी रणनीतिक संधि संगठन यानी नाटो। यूरोपीय संघ की मुद्रा कौन सी है? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा है वो यूरो है। यूरोप में संख्या 12 को किसका प्रतीक माना जाता है? तो यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे हैं और यूरोप में 12 की संख्या को पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आया था। अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ के झंडे में अंकित सितारों का घेरा किसका प्रतीक है? तो यूरोपीय संघ में अंकित सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। अगला प्रश्न, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब और कैसे हुआ? तो यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी और इसके परिणामस्वरूप 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण अक्टूबर 90 में हुआ, जब बर्लिन की दीवार वापस गिराई गई 89 में, उसके बाद हुआ। सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान का कौन सा स्थान है? तो सैन्य लिहाज के हिसाब से 7वां स्थान है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 10% योगदान देता है जापान, और इसके अलावा जापान जनसंख्या की दृष्टि से 11वां देश है या 11वां स्थान है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो वो है फ्रांस, जो यूरोपीय संघ का सदस्य भी है और यूएनओ का स्थायी सदस्य है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों में अमेरिका है, रूस है, और इसके अलावा फ्रांस है, ब्रिटेन और चाइना है। अगला है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का प्रमुख उद्देश्य यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना। अगला प्रश्न, भारत के उस पड़ोसी देश का नाम लिखिए जो आसियान का सदस्य है। तो वो है म्यांमार, जिसको पूर्व में बर्मा कहा जाता था, वो आसियान का सदस्य है। यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन कब और कैसे हुआ? तो अप्रैल 1991 में 51 में पश्चिमी यूरोप के 6 देशों फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने पेरिस संधि पर हस्ताक्षर करके यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। अगला है रोम संधि 1957 द्वारा यूरोप की किन संस्थाओं का गठन हुआ? तो रोम संधि के द्वारा जो गठन हुआ था वो संस्था कौन सी थी? तो पहला है मार्च 1957 में यूरोप में 6 देशों ने रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। मार्शल योजना क्या है? तो मार्शल योजना अमेरिका से संबंधित है, अमेरिका के जो विदेश मंत्री उनके नाम से। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त सहायता की और इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। सीधी सी बात है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद में विश्व में जब शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ तो दोनों गुट, अमेरिका और रूस, अपने अपने जो नए स्वतंत्र देश थे या उनको अपने गुट में शामिल करना चाहते थे, और इसी क्रम में अमेरिका ने जो भी यूरोपीय देश थे उनको आर्थिक सहायता देना शुरू किया ताकि वो उसके गुट में शामिल हो सके। और उस समय विदेश मंत्री जो थे ब्रिटेन और अमेरिका के, वो मार्शल थे, जॉन मार्शल, उन्हीं के नाम से मार्शल योजना का नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, 1978 में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की घोषणा करने वाले चीनी नेता कौन थे? तो वो थे देंग शाओपेंग। ये आपके रिक्त स्थान पूर्ति में भी आया था। हान नदी का चमत्कार, ये वाक्यांश किस देश से संबंधित है? तो हान नदी किस देश से संबंधित है? वो है दक्षिण कोरिया। अगला है, भारत में दक्षिण कोरिया प्रौद्योगिकी के कौन कौन से ब्रांड लोकप्रिय है? तो कई चीजें जो आप काम में लेते हैं दैनिक जीवन में, जिसमें सैमसंग है, मोबाइल है, इसके अलावा जो और भी इसके उपकरण, टीवी वगैरह खूब सारे उपकरण आते हैं। एलजी है जिसमें रेफ्रिजरेटर है, टीवी वगैरह है, और हुंडई कार्स उससे संबंधित है। ये सारे जो प्रोडक्ट है वो दक्षिण कोरिया के हैं। अब है लघुतरात्मक प्रश्न, यूरोपीय संघ की 4 प्रमुख विशेषता बताइए। तो यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा है, स्थापना दिवस है, गान और झंडा है। इसके अलावा यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करने में सक्षम है। इसके अलावा यूरोपीय संघ में 2 सदस्य
अभी जैसे ब्रिटेन उसमें से अलग हो चुका है, तो फ्रांस उसका सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। और शुरुआत में जब ब्रिटेन शामिल था तब 2 सदस्य यूरोपीय संघ के जो थे, ब्रिटेन और फ्रांस, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे। इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, अभी वर्तमान में फ्रांस ही सुरक्षा परिषद का सदस्य है, क्योंकि ब्रिटेन है वो यूरोपीय संघ से अलग हो चुका है। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव बहुत अधिक है, ये इसकी कुछ विशेषताएं। अगला है यूरोपीय संघ की राजनीतिक एकता को प्रदर्शित करने वाले तत्व कौन से? तो लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक रूप लेता गया, और अब यूरोपीय संघ स्वयं काफी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की भांति काम करने लगा है। और यदि यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की कोशिश तो असफल हुई, लेकिन इसका अपना एक झंडा है, अपना गान है, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है, जिसको यूरो कहा जाता है। अन्य देशों के संबंधों के मामले में भी इसने काफी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति बना ली है। नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ में सहयोग के दायरे के विस्तार की कोशिश भी की है। और सैनिक शक्ति के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास में दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है या सेना है। अगला है यूरो, जो यूरोपीय यूनियन की मुद्रा है, अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए कैसे खतरा बन सकती है? तो यूरो है वो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा कैसे बन सकती है? तो यूरोपीय संघ के सदस्यों की संयुक्त मुद्रा यूरो है, उसका प्रचलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे इसके सदस्यों में वृद्धि होगी यूरो डॉलर को चुनौती देता हुआ नजर आएगा। और विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की सहभागिता अमेरिका से तिगुनी है। इसके अलावा यूरोपीय संघ आर्थिक प्रभुत्व रखने वाले के साथ साथ राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक रूप से भी अधिक प्रभावशाली है, और उसे अमेरिका धमका नहीं सकता। इसके अलावा यूरोपीय संघ की आर्थिक शक्ति का प्रभाव उसके पड़ोसी देशों पर नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज के राष्ट्रों पर भी है। इससे भी अमेरिका और उसकी व्यवस्था को चुनौती मिल सकती है। तो कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण थोड़ा सा बोलने में खांसी की प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए परीक्षा से पहले पहले ये सारे वीडियो बन जाए। अगला टॉपिक है यूरोपीय संघ की विश्व की दूसरी विशाल अर्थव्यवस्था है, जो घरेलू सकल उत्पादन में अमेरिका से भी अधिक है। अगला प्रश्न है आसियान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? तो आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। आसियान की सबसे बड़ी ताकत उसके सहयोगी देश, सहभागी देश है, और अन्य गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच में निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति है। और ये एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध करवाता है। इस तरीके से आसियान का अपना बहुत महत्व है। अगला है चीन द्वारा आधुनिकीकरण के प्रस्ताव के बारे में बताइए। तो चीन की नियंत्रित अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण था, विदेशी बाजार से तकनीक और सामान खरीदने पर प्रतिबंध था, इससे विदेशी व्यापार न के बराबर था, और प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम थी, और औद्योगिक उत्पादन भी पर्याप्त गति से नहीं बढ़ पा रहा था। 1973 में तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। अगला है आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ या उद्देश्य क्या है? तो आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ है वो 3 स्तंभ है। पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ये तो 3 इसके स्तंभ हो गए। अब आसियान समुदाय के 3 स्तंभों के उद्देश्य, यानी आसियान समुदाय के 3 मुख्य स्तंभ है, उसके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है? पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय। तो इसका उद्देश्य है कि ये क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाकर उन्हें बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास करता है, ये आसियान सुरक्षा समुदाय। दूसरा है आर्थिक समुदाय। तो जैसे नाम से विदित है, आर्थिक है, तो आसियान आर्थिक समुदाय के उद्देश्य आसियान देशों के बीच में साझा व्यापार, उत्पादन का आधार तैयार करना, और इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में सहायता करना। और ये संगठन इस क्षेत्र में के देशों के बीच में आर्थिक विवादों को निपटने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारता है। तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो इसका उद्देश्य आसियान क्षेत्र का जो सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक विकास है उसको करना, और ये अन्य सदस्यों के बीच में संवाद और परामर्श के लिए रास्ता तैयार करता है। अगला है चीनी अर्थव्यवस्था सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था से अलग कैसे है? तो चीनी और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में काफी कुछ अंतर है। पहला है आर्थिक संक्रमण। चीन और सोवियत संघ दोनों नियोजित अर्थव्यवस्था से बाजार व्यवस्था में बदले, लेकिन दोनों देशों में आर्थिक संक्रमण का तरीका अलग अलग रहा। चीन में बाजार अर्थव्यवस्था वो तेजी से उभरी, जबकि सोवियत संघ में साम्यवाद है वो ध्वस्त हो गया और धीरे धीरे पूंजीवाद का उदय हुआ। दूसरा आर्थिक सुधार। चीन में आर्थिक सुधारों ने लोगों को अधिक आर्थिक आजादी दी, जबकि सोवियत संघ में राजनीतिक सुधार को आर्थिक सुधार से पहले रखा गया। अगला है अंतर है कि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव।
तो चीन में अर्थव्यवस्था पे ज्यादा प्रभाव डाला गया, जबकि राज्य के नियंत्रण का प्रभाव कम डाला गया। जबकि सोवियत संघ में एक व्यक्ति जो थे व्लादिमीर लेनिन, उनके विचारों ने बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और उसके सहयोगी देशों पर निर्यात संबंधी पाबंदियां थी, वही चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था की दूरी बना हुआ था। अगला है प्रौद्योगिकी से संबंधित जापान के मशहूर ब्रांड कौन से हैं। अभी जैसे कोरिया के ब्रांड की बात की थी, अब बात करेंगे जापान के ब्रांड। तो जापान के जो मशहूर ब्रांड है जिसमें सोनी है, पैनासोनिक है, कैनन है, जिसके प्रिंटर वगैरह आते हैं, कैमरा वगैरह आते हैं, सुजुकी है गाड़ियों से संबंधित, होंडा है बाइक वगैरह गाड़ियाँ, टोयोटा है वो भी मोटर कार से संबंधित, माजदा है, केसियो है, नितोरी है और सिपिक्स गिगेन है, ये जापानी ब्रांड है। अगला है दक्षिण कोरिया का मानव सूचकांक उच्च स्थान का होने का कारण बताइए। तो दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में सत्ता के केंद्र के रूप में उभरा। मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार दक्षिण कोरिया का मानव सूचकांक 18 है। इसके मानव विकास में उच्च स्थान हेतु जिम्मेदार प्रमुख कारणों में सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास, तीव्र न्याय संगत आर्थिक वृद्धि, नीति उन्मुखीकरण और मजबूत पुनर्वितरण नीतियां और सार्वजनिक अवसंरचना और प्रभावी संस्थाएं, ये सारे हैं इसमें। अब है जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लेख कीजिए। तो जापान एशिया महाद्वीप का प्रमुख देश है और जापान को अर्थव्यवस्था की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो विश्व की है। जापान के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्धों को और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग अथवा धमकी से काम लेने के तरीके का जापान के लोग हमेशा के लिए त्याग करते हैं। ये जापान का अनुच्छेद 9 है। यानी कुल मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय विवाद में बल प्रयोग और धमकी से काम नहीं लेना इनका है। अगला है भारत चीन संबंधों का विवादात्मक पहलू क्या क्या है या भारत और चीन के बीच में विवाद के कौन से बिंदु है। तो भारत और चीन के बीच में विवाद के जो क्षेत्र है उसमें पहला है चीन लद्दाख की पूरी भाग यानी अक्सर चीन और अरुणाचल प्रदेश के बड़े भाग खास करके तवांग को अपना प्रादेशिक क्षेत्र में मानता है, जबकि भारत इसका विरोध करता है। और चीन 1914 की मैकमोहन रेखा को भी नहीं मानता जो भारत चीन के बीच में विभाजन रेखा है। इसके अलावा पाकिस्तान को परमाणु सहायता देना और उसका समर्थन करना, ये गोपनीय तरीके से पाकिस्तान को समय समय पे परमाणु सहायता देता है और जिसमें परमाणु रिएक्टर वगैरह बनाया इस कारण से। दूसरा, चीन पाकिस्तान के बीच में जो आर्थिक गलियारा है और संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंकवादी विरोधी जितने भी भारतीय प्रस्ताव होते हैं उसके विरोध में चीन ने हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया या उस प्रस्ताव का वीटो किया है। तो ये विवाद के पहलू है। इसके अलावा हिंद महासागर में चीन है वो हिंद महासागर पर अपनी पैर जमाना चाहता है और बंगाल की खाड़ी में अपना दबदबा बनाने के लिए उसने म्यांमार से कोको द्वीप है वो लिया है। इस तरीके से अरब सागर में पैर फैलाने के लिए पाकिस्तान के कराची के पास में ग्वादर बंदरगाह है वो बना रहा है। तिब्बत का मामला है वो भारत और चीन के बीच में एक विवादित मामला रहा है, जहां भारत की मान्यता है कि तिब्बत चीन का हिस्सा है और वहां की समस्या का है उसका घरेलू मामला है, लेकिन जिसमें भारत किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं चाहता। लेकिन हमारे देश के दलाई लामा की जो इस अतिथि के रूप में रहना है वो एक तो चीन के लिए आपत्ति का कारण बना। इसके अलावा चीन का भारत विरोधी रवैया हमेशा से रहा है और भारत चीन में संघर्ष भी हो चुका है और सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता जो की मांग भारत कर रहा है, चीन हमेशा उसका विरोध करता है। इसके अलावा चीन भारत की परमाणु नीति की भी आलोचना करता है। तो ये कुछ विवाद के बिंदु है। अगला है आसियान शैली क्या है। तो आसियान यानी दक्षिण पूर्वी एशिया के जो राष्ट्र है उनके संगठन को संयुक्त रूप में आसियान कहा जाता है। इसकी संगठन की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसके 10 सदस्य है। इसकी स्थापना के समय से ही जो आसियान के सदस्य है विश्व शांति और आर्थिक विकास को अपना मूल उद्देश्य मानकर चल रहे हैं और इसके सदस्य देशों ने सहयोगात्मक मेल मिलाप, विवादित मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान और बातचीत की अनौपचारिक पहल के माध्यम से अपनी एक कार्यशैली विकसित की है जिससे आसियान शैली कहा जाता है। और इस संगठन के प्रमुख 3 स्तंभ है वो इस संगठन के मूल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाए गए हैं। अगला है यूरोपीय संघ के देशों में पाए जाने वाले विभिन्न मतभेदों को बताइए। तो यूरोपीय संघ के देशों के बीच में मतभेद है। पहला तो है यूरोपीय देशों की विदेश और रक्षा नीति में परस्पर मतभेद है। इसके अलावा इराक के मामले में यूरोपीय देशों में मतभेद है, जहां इराक युद्ध में ब्रिटेन ने अमेरिका का समर्थन किया था जबकि फ्रांस और जर्मनी ने अमेरिकी हमले का विरोध किया था। इस तरीके से यूरोप के कुछ देशों में यूरो मुद्रा को लेकर भी मतभेद है। डेनमार्क, स्वीडन ने maastricht संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने से प्रतिरोध भी किया और ब्रिटेन तो उससे अलग हो चुका है। जापान की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाली तो जापान एशिया का प्रमुख देश है, उच्च प्रौद्योगिकी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। जापान के पास प्राकृतिक संसाधन काफी कम है और अधिकांश कच्चे माल का आयात करता है।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जापान ने तीव्र गति से विकास किया और जापान 1964 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य बना और जापान विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बाजार में जापान 10% योगदान देता है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो बजट में 10% योगदान देता है, जो कि योगदान के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। जापान का सैन्य व्यय उसके सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1% है। फिर भी सैन्य व्यय के लिहाज से जापान विश्व में 7वां स्थान है। अब ये कुछ और भी प्रश्न है, थोड़े से बड़े प्रश्न है। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण जब मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ी सी खांसी की समस्या हो रही है, तो अब अगर आप देखना चाहे तो मैं इनको प्रश्न बता देता हूँ, उनके उत्तर आप चाहे तो मैं PDF उपलब्ध करा दूंगा। पहला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों ने आसियान के निर्माण की पहल क्यों की? तो ये आपको इसके उत्तर लिखने हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, यूरोपीय संघ के आर्थिक महत्व को स्पष्ट करना है। तो इसमें यूरोपीय संघ का जो भी महत्व है उसके बारे में विस्तार से आपको लिखना है। अगला प्रश्न, आसियान की स्थापना और पृष्ठभूमि उद्देश्य पर टिप्पणी करनी है। तो आसियान की स्थापना कब हुई, किस परिस्थितियों में हुई, उसकी क्या भूमिका है, ये इसके सदस्य देश कौन से हैं, ये सारे आपको लिखने हैं। कि जैसे 1967 में 5 देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा करके आसियान की स्थापना की थी, और उसके बाद में ब्रुनेई है, दारुसलाम है, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया है, वो ये आसियान में शामिल हो गए। इसके उद्देश्य आपको यहाँ लिखने हैं। इस तरीके से आसियान से संबंधित जानकारी आपको लिखनी है। अगला है, चीन की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रही है, कैसे हो भाई, इसका आपको विश्लेषण करना है। तो ये चीन में जो भी मॉडल वगैरह है अपनाया गया, खेती का निजीकरण वगैरह किया गया, उद्योगों का निजीकरण, खेती का निजीकरण 1982 में किया, उद्योगों का 98 में किया, ये सारे आपको लिखने हैं। अगला है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में जापान की क्या संभावना है? तो जापान के विकास के बारे में आपको लिखना है। विभिन्न प्रकार के जो ब्रांड्स है, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, ये माजदा वगैरह, ये आपको लिखने हैं। इसके अलावा ये G7 का भी सदस्य है, संयुक्त राष्ट्र के बजट में 10% योगदान देता है। इस तरीके से आपको ये लिखना है। अगला है, चीन के साथ भारत के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो पहला है, सांस्कृतिक संबंधों का निर्माण है, नेताओं का आवागमन जारी रहना चाहिए, व्यापारिक संबंध बने रहने चाहिए, आतंकवाद पे संयुक्त दबाव डालना चाहिए, और पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका भी समाधान करना चाहिए। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार करना, जो खास करके भारत और चीन के बीच में विवादित क्षेत्र है, तिब्बत की शरणार्थियों की समस्या वगैरह है, ये आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा मैंने आपको बता दिया। ये PDF अगर आप कहेंगे तो मैं कमेंट करेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे प्रत्येक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये थी पूरी डिटेल जो पार्ट था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। अगले 2-3 दिनों में मैं सारे जो भी शेष अध्याय रह गए हैं, समकालीन दक्षिण एशिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समकालीन विश्व में सुरक्षा और पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और वैश्वीकरण, इन सब के भी वीडियो में अपलोड करने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।